दलाई लामा पर भारत के बयान से चीन नाराज हो गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दलाई लामा को अपने उत्तराधिकारी का फैसला अपने दिमाग से करना चाहिए, न कि किसी भी दबाव से। अब चीन ने कहा है कि भारत तिब्बत संबंधी मुद्दों पर सावधानी से बोले, जिससे द्विपक्षीय संबंध सुधरें, खराब न हो। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने रिजिजू की टिप्पणियों पर जवाब देते हुए कहा कि 14वें दलाई लामा की चीन विरोधी अलगाववादी नीतियों के बारे में भारत को जानकारी होनी चाहिए और शिनजांग से संबंधित मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना चाहिए। चीन तिब्बत को शिजांग प्रांत कहता है। दलाई लामा पर चीन का ऐसा रुख नया नहीं है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इन दिनों तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च नेता 14वें दलाई लामा चर्चा में है। उनका नाम तेंजिंग ग्यात्सो है। वह एक बार फिर से सुर्खियों में है। 6 जुलाई 2025 को उन्होंने अपना 90वां जन्मदिन मनवाया। इसके बाद उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के चयन को लेकर कुछ कहा। दलाई लामा ने साफ कहा कि उनका अगला अवतार चीन में नहीं, बल्कि किसी स्वतंत्र देश में जन्म लेगा। यह बयान न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक वजहों से भी चर्चा में है। चीन दलाई लामा को बर्दाश्त नहीं करता है, उनसे हद से ज्यादा नफरत करता है। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुग स्कूल के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता हैं। दलाई का मतलब ज्ञान का सागर और लामा का मतलब होता है गुरु। वर्तमान दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो का जन्म 1935 में तिब्बत के एक किसान परिवार में लामो धोंडुक के रूप में हुआ। 2 साल की उम्र में उन्हें 13वें दलाई लामा का पुनर्जन्म माना गया। 1940 में ल्हासा के पोर्टाला पैलेस में उन्हें आधिकारिक तौर पर 14वें दलाई लामा के रूप में स्थापित कर दिया गया। 1989 में उन्हें तिब्बत की आजादी के लिए अहिंसक संघर्ष के लिए नोबेल शांति का पुरस्कार मिला। वे शांति करुणा अहिंसा के वैश्विक प्रतीक माने जाते हैं। दलाई लामा एक धार्मिक नेता नहीं, बल्कि तिब्बती संस्कृति और राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं। वे दुनिया भर में तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। उनके नेतृत्व में तिब्बती निर्वासित समुदाय एकजुट रह रहा है। 17वीं सदी से दलाई लामा तिब्बत के आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता हैं, लेकिन 2011 में तेंजिंग यात्सो ने राजनीतिक जिम्मेदारियां छोड़कर केवल आध्यात्मिक भूमिका निभाने का फैसला लिया। उनकी किताब वॉइस फॉर द वॉइसेस में तिब्बती स्वायत्तता और धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत की गई है, जो उन्हें वैश्विक स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। भारत ने दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन में चीन के दखल को सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार सिर्फ दलाई लामा और उनकी संस्था गादेन फोंडरंग ट्रस्ट को है। भारत में करीब 1 लाख तिब्बती शरणार्थी रहते हैं और धर्मशाला तिब्बती निर्वासित सरकार का मुख्यालय है। भारत दलाई लामा को एक कूटनीतिक ताकत के तौर पर देखता है, लेकिन सीधे तिब्बत की स्वतंत्रता की वकालत से बचता है, जिससे चीन के साथ रिश्ते पहले से तल्ख हैं और न बिगड़ने पाए। फिर भी भारत ने उनकी सुरक्षा बढ़ाकर धर्मशाला में उनके आयोजनों को समर्थन देकर उनके साथ मजबूती से खड़े होने का संदेश भी दिया है। उनके तिब्बत से पलायन की कहानी बेहद दर्दनाक है। साल 1950 में चीन की सेना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 1951 में पूरे तिब्बत पर चीन का नियंत्रण था। 1959 में चीन सरकार ने वहां शोषण शुरू किया। चीनी शासन के खिलाफ तिब्बती विद्रोह हुआ, असफल रहा। हजारों तिब्बती लोगों को मार दिया गया। दलाई लामा को अपनी जान बचाने के लिए 17 मार्च 1959 को लासा से पैदल ही हिमालय पार करना पड़ा। 15 दिन की खतरनाक यात्रा के बाद वे 31 मार्च को भारत पहुंचे। उनके साथ हजारों तिब्बती शरणार्थी भी आए। तब से वे धर्मशाला में रह रहे हैं, जहां उन्होंने निर्वासित तिब्बती सरकार की स्थापना की। चीन का नजरिया दलाई लामा को अलगाववादी मानने का है। चीन दलाई लामा को अलगाववादी और तिब्बत के लिए खतरा मानता है। चीनी सरकार का दावा है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन स्वर्ण कलश प्रक्रिया के तहत होना चाहिए, जिसे किंग राजवंश ने 18वीं सदी में शुरू किया था। इसकी मंजूरी चीनी सरकार देगी। दलाई लामा ने इस प्रक्रिया को बेईमानी का खतरा बताते हुए खारिज किया है। चीन ने तिब्बत में बौद्ध मठों को बंद करवाया।
तिब्बती संस्कृति को दबाने की कोशिश की। दलाई लामा की हर गतिविधि, खासकर भारत में उनकी मौजूदगी, चीन को हमेशा से सालती रही है। तिब्बत हिमालय क्षेत्र में स्थित एक पठारी इलाका है जो अब चीन का हिस्सा है। इसे विश्व की छत भी कहते हैं। यह समुद्र तल से औसतन 4500 मीटर की ऊंचाई पर है। 1951 से यह चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है, लेकिन तिब्बती इसे पूर्ण स्वायत्तता की कमी के तौर पर देखते हैं। चीन ने तिब्बत में सख्त नियंत्रण लागू किया है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता पर पाबंदियां और तिब्बती संस्कृति को दबाने की कोशिश भी शामिल है। सिचुआन प्रांत का कीर्तिमठ जैसे स्थान तिब्बत विरोधी केंद्र रहे हैं, जहां कई तिब्बतियों ने चीनी शासन के खिलाफ आत्मदाह तक किया है। तिब्बत का भविष्य कैसा होगा? उम्मीदें क्या हैं? तिब्बत का भविष्य बेहद अनिश्चित है। दलाई लामा और तिब्बती निर्वासित सरकार स्वायत्तता की मांग करते हैं, न कि पूर्ण स्वतंत्रता की, जिससे तिब्बती संस्कृति और धर्म की रक्षा हो सके। लेकिन चीन का रुख सख्त है। वह तिब्बत को अपने पूर्ण नियंत्रण में रखना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर अमेरिका ने तिब्बत के लिए स्वायत्तता की वकालत की है। 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक कानून पर हस्ताक्षर किया जो तिब्बत के भविष्य पर बातचीत के लिए चीन पर दबाव डालता है। फिर भी तिब्बत का भविष्य दलाई लामा के उत्तराधिकारी और वैश्विक समर्थन पर ही निर्भर करता है। दलाई लामा ने कहा है कि उनका उत्तराधिकारी गॉर्डन फोर्डरंग ट्रस्ट चुनेगा, जिसे उन्होंने 2015 में स्थापित किया। तिब्बती परंपरा के मुताबिक दलाई लामा का पुनर्जन्म एक बच्चे में होता है, जिसे सपनों, संकेतों और परीक्षणों के जरिए खोजा जाता है। दलाई लामा ने संकेत दिया है कि उनका अगला अवतार चीन के बाहर होगा और वे अपने 90वें जन्मदिन पर इसके बारे में और बता सकते हैं। चीन का दावा है कि वह स्वर्ण कलश प्रक्रिया के तहत उत्तराधिकारी को मंजूरी देगा, जिसे तिब्बती और भारत अस्वीकार करते हैं। यह मुद्दा धार्मिक और राजनीतिक विवाद का अहम केंद्र बना हुआ है। दलाई लामा का 90वां जन्मदिन न केवल एक उत्सव है, बल्कि तिब्बत और भारत चीन के बीच जटिल रिश्तों की त्रिकोणीय श्रृंखला भी है। उनका संदेश शांति और करुणा का है, लेकिन उनकी विरासत का भविष्य अनिश्चितताओं से भरा है। क्या तिब्बत अपनी संस्कृति और स्वायत्तता को बचा पाएगा? क्या अगला दलाई लामा तिब्बतियों की उम्मीदों को नई दिशा देगा? यह कहानी अभी अधूरी है, लेकिन दुनिया की नजरें धर्मशाला पर टिकी हैं।